नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जो दिल्ली सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसके मद्देनजर बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह लिया है कि अब दिल्ली के जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, जो दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, वहां पर दिल्ली वालों के लिए उसको आरक्षित कर दिया जाएगा। इस पर बड़ी जानकारी आपको आगे देंगे, क्योंकि सियासत भी गर्म है। लेकिन उसके पहले नोएडा के अस्पताल की बात कर लेते हैं, जहां पर लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन पहले ही इलाज के अभाव में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। बावजूद इसके अस्पताल हैं कि अपने लापरवाही भरे रवैये से बाज आने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ कोरोना की दहशत है और दूसरी ओर लापरवाहियों का सिलसिलेवार दौर। देखिए, इस महिला का नाम शकुंतला है। होशियारपुर की रहने वाली शकुंतला को किडनी स्टोन है। असहनीय दर्द से तड़पती शकुंतला अपने बेटे के साथ अस्पतालों की खाक छानती रही। वो पहले ईएसआई अस्पताल पहुंची, मगर अस्पताल ने उन्हें इलाज देने से मना कर दिया। वो जिला अस्पताल पहुंची, यहाँ उन्हें कोरोना टेस्ट कराने के लिए कह दिया गया। हवाला दिया गया कि बेड नहीं है, भर्ती नहीं कर सकते। वो जेम्स अस्पताल पहुंची, यहाँ भी उनका इलाज नहीं किया गया। कोविड टेस्ट के लिए यहाँ जो सेक्टर 30 उन्होंने यहाँ रेफर करा, यहाँ से उन्होंने काश में रेफर कर दिया जेम्स में। तो जेम्स वालों ने बोला हमारे पास हॉस्पिटल वो नहीं है, बेड सीट, कहीं और लेके जाओ आप। सर उसके बाद उनकी एम्बुलेंस वहाँ छोड़ कर चली गई। हम ना आने का साधन था, रात को आए और यहाँ आए तो वहाँ ऐसे गए थे। उन्होंने बोला पहले कोविड टेस्ट करवा के लाओ, हमें नहीं पता। सोचिए, अस्पतालों की यह लापरवाही तब है जब एक दिन पहले ही एक गर्भवती महिला इलाज के अभाव में मर चुकी है। महिला 8 महीने की गर्भवती थी और एम्बुलेंस में ही उसकी जान चली गई थी। शकुंतला भी अस्पतालों की लापरवाही के चलते ही भटक रही थी। आज तक संवाददाता ने शकुंतला के मसले पर गौतम बुद्ध नगर के डीएम से बात की तो उन्होंने महिला के बेटे की तकलीफ सुनी और जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। डीएम के आदेश के बाद शकुंतला को जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। लेकिन अस्पतालों की इस लापरवाही पर अखिलेश यादव योगी सरकार को घेर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसव के लिए अस्पताल खोजते खोजते एक गर्भवती महिला की मृत्यु अति दुखद है। सरकार ये बताए कि अगर वो कोरोना के लिए 1 लाख बेड के इंतजाम का दावा करती है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बेड आरक्षित क्यों नहीं रखे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ऐसे संकट काल में भी अस्पतालों के लापरवाही भरे रवैये को सही नहीं कहा जा सकता। नोएडा में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए केसेस के बीच सरकारी अस्पतालों की लापरवाही और असंवेदनशीलता चरम पर है। गर्भवती और उसके बच्चे की मौत का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि 24 घंटे के अंदर एक दूसरा वाकया हुआ, जिसमें जिलाधिकारी को हस्तक्षेप करना पड़ा और कहना पड़ा कि अब बात नहीं, काम चाहिए। जरा देखिए कि स्थिति क्या है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ राम किंकर सिंह, जिला अस्पताल नोएडा, आज तक। मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति अस्पतालों की ही हो जाती है, लेकिन वहां पर अगर लापरवाही का और असंवेदनशीलता का इस तरह का मामला सामने आएगा तो जरा सोचिए लोगों का भरोसा किस तरह से टूटता हुआ चला जाएगा। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 27,000 की पार चला गया है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इन बिगड़े हुए हालातों में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तय किया है कि अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। बाहरी लोगों का इलाज केंद्र सरकार के अस्पताल में किया जाएगा। एक बार नहीं, बार बार कई बार दिल्ली सरकार ये कहती रही कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार की तैयारी पूरी है, 1 महीने आगे की तैयारी है। हर तरह से कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। लेकिन अब दिल्ली सरकार के सुर बदल गए हैं। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। कैबिनेट ने गौर करके ये निर्णय लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड हैं, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड हैं। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल
केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। दिल्ली सरकार जून महीने के अंत तक 15,000 बेड का इंतजाम कर रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस का रूप देश की राजधानी में कैसा हो सकता है। दिल्ली सरकार को डॉक्टर महेश शर्मा कमेटी ने यह सुझाव दिया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार की माने तो उन्होंने दिल्ली वालों से उनकी राय भी ली थी और दिल्ली वालों की राय पर केजरीवाल सरकार ने मुहर लगा दी कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वाले इलाज कराएंगे, केंद्र के अस्पताल सबके लिए होंगे। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं। वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके, उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही, उसके ऊपर कोई तो जो जैसे आज व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। दिल्ली सरकार के इस फैसले ने सियासत को हवा दे दी है। बीजेपी केजरीवाल पर बिफर पड़ी है। उन्हें दिल्ली की जनता के लिए जो कोरोना की समस्या है उससे निपटना चाहिए और जिस तरह से उन्होंने असंवेदनशीलता जाहिर की है, ये असंवेदनशीलता है कि आप कोई अस्पताल में आए, कोई बाहर का है, अंदर का है, सबका इलाज होना चाहिए। ये बहुत छोटी मानसिकता है, यह बहुत विभाजनकारी मानसिकता है, या बहुत दिल्ली और उत्तर प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान और एक दूसरे के राज्यों के बीच में विवाद पैदा करने वाला बयान है। एम्स के निदेशक भी मानते हैं कि मरीज तो मरीज होता है, उनका इलाज होना चाहिए बगैर ये सोचे कि वो किस राज्य का है। एथिकली मेडिकल प्रोफेशन में पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में हमें चूकना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हो, चाहे वो किसी स्टेट से हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो। मरीज तो मरीज है और एथिकली हमें उसका इलाज करना चाहिए, ये मेरा मानना है। केजरीवाल के फैसले की चौतरफा आलोचना हो रही है और सियासत अपने शबाब पर है। इन सब के बीच दिल्ली सरकार ने कल से बॉर्डर खोलने के भी आदेश दे दिए हैं। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। वहीं दिल्ली में पहले ही तमाम रियायतें लागू हैं। अब कल से धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन लोगों को कड़े नियमों का पालन करना होगा। क्या तैयारी है, हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट देखिए। अनलॉक होते सिस्टम के सामने कोरोना का बढ़ता ग्राफ कड़वी हकीकत है। सरकार के तमाम दावों के बीच हालात किसी से छुपे नहीं हैं। दिल्ली में मानो कोरोना बम फट चुका है। अब तक राजधानी में 27,654 कोरोना के मामले पहचाने जा चुके हैं। ये आंकड़े अब डराने लगे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि कोरोना के साथ जीना होगा। एहतियात को जीवन शैली का हिस्सा बनाना सीखना होगा, यानी कोरोना के बेकाबू रफ्तार के साथ अब सबको दौड़ना होगा। दिल्ली में एक एक कर सब कुछ खुल रहा है। 8 जून से रेस्तरां, मॉल और धार्मिक स्थान भी खोल दिए जाएंगे। दिल्ली के मॉल में तैयारी शुरू हो गई है। कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे तय किए जा रहे हैं। दिल्ली के मॉल में गाइडलाइन के मुताबिक तैयारी पूरी कर ली गई है। ज्यादातर जगह तय किया गया है कि मॉल में घुसते वक्त लोगों की थर्मल चेकिंग की जाएगी। आने वाले हर किसी को सैनिटाइज होना होगा। मास्क, दस्ताने लगाना अनिवार्य होगा। मॉल के कर्मचारी हर कार को सैनिटाइज करने के बाद ही अंदर दाखिल होने देगा। जो गाइडलाइंस बताई गई हैं हमें फॉलो करने के लिए, उसमें कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं रह जाएगी जो हम फॉलो नहीं करेंगे। बिल्कुल 100% फॉलो किया जाएगा। उन गाइडलाइंस को छोड़ के उनके आगे, उससे थोड़ा आगे जाके भी हम 2-3 चीजें करेंगे। रेस्तरां में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। रेस्तरां को सलाह दी गई है कि वो हैंड वॉश प्रोटोकॉल का पालन करवाएं और जिन जगहों को लोग बार बार छूते हैं उन्हें ठीक से साफ करते रहें। न सिर्फ मॉल खोले जा रहे हैं, बल्कि बॉर्डर पर लगी पाबंदी खत्म हो रही है, यानी दिल्ली के बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। इससे गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद के लोग आसानी से दिल्ली आ सकेंगे। हालांकि फिलहाल दिल्ली में बैंकेट हॉल और होटल नहीं खुलेंगे। ये इसलिए क्योंकि लॉकडाउन हटने का ये मतलब नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। एहतियात को छोड़ देंगे तो मुसीबत से सामना करना होगा।
दिल्ली में हर रोज कई लोग संक्रमण के शिकार हो रहे हैं, लिहाजा सावधान रहना ही अक्लमंदी है। अनिशा माथुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। सरकारें छूट दे रही हैं, कोरोना नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप तमाम एहतियात बरतें, क्योंकि कोरोना हर रोज फैलता ही जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 10,000 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना को लेकर देश भर का अब तक का क्या है अपडेट, जरा उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि लगातार बढ़ते हुए मामले परेशानी का सबब इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि कुल 2.5 लाख के आसपास पहुंच चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। ये देखिए, देश के कोरोना मीटर में हम आपको दिखा रहे हैं कुल केस इस वक्त क्या है, 2,46,628 कुल मामला। हालांकि अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वाले लोगों की भी बड़ी तादाद है, 1,19,293 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,929 लोगों की जान गई है। देश भर का ये बड़ा आंकड़ा। और अब बीते 24 घंटे में कुल केस आए हैं 9,971, ये चिंता का सबब है। हालांकि 5,220 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 287 मौतें हुई हैं बीते 24 घंटों के अंदर। वहीं अगर राज्यों की बात करें कि कौन कौन से वो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा परेशान, तो देखिए राजधानी दिल्ली की तस्वीर, 27,654 कुल केस, यहां पर 10,664 लोग ठीक भी हुए हैं, 761 मौतें हुई हैं और 24 घंटे में 1,320 मामले बढ़ गए हैं राजधानी दिल्ली में। इसीलिए एहतियातन कई फैसले दिल्ली सरकार की ओर से लिए गए हैं। महाराष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब 82,968 कुल केस, 37,390 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 2,969 लोगों की जान गई है। ये महाराष्ट्र का आंकड़ा है। राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र की तस्वीर आपने देखी, ये आंकड़े परेशानी का सबब इन दोनों ही राज्य सरकारों के लिए। तो एक और दिल्ली में कोरोना और अस्पतालों पर सियासत भी चरम पर पहुंच गई है इन्हीं आंकड़ों के साथ। तो वहीं दूसरी ओर देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक ने आज तक से खास बातचीत में कहा है कि देश में कोरोना का चरम आना अभी बाकी है। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने रणदीप गुलेरिया से की है इस पूरे मामले पर खास बातचीत, सुनिए। डॉक्टर गुलेरिया, मेरा सवाल यह है आपसे कि कोरोना मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2.5 लाख के करीब कोरोना के केसेज हो गए हैं भारत में। कहां जाते देख रहे हैं इसको, कैसे थमेगा ये सिलसिला? तो आपकी बात सही है कि कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े जा रहे हैं, 2.5 लाख के करीब हो गए हैं और ये और देशों के मामले में अब हमारी पोजीशन भी ऊपर को जा रही है। लेकिन इसको एक और तरीके से देखना जरूरी है कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हमारी जो जनसंख्या है वो यूरोप के कई देशों को मिला के बनती है। इसलिए अगर हम कंपेयर करें कि इटली या स्पेन से हम ज़्यादा आगे जा रहे हैं तो वो उनकी पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन का रेशो भी देखना ज़रूरी है। पर मेरा ये मानना है कि ये नंबर्स पे हम इतना ना जाएं, हम उस पर फोकस करें कि हमारे यहाँ डेथ्स कम होनी चाहिए। हमें लोगों को बचाने की ज़रूरत है। हम ये भी जानते हैं कि जो कोरोना के केसेस हैं, कोविड के जो केसेस आ रहे हैं, मेजॉरिटी जो है, मैं कहूँगा 90% तक जो केसेस हैं वो बड़े माइल्ड केसेस हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है और मेरा ये मानना है कि मेजॉरिटी हमारे केसेस जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपने कहा था कि जून जुलाई में पीक होगा, तो आपको लगता है अभी पीक आना बाकी है? कुछ हद तक कोरोना जो है हमारे साथ रहेगा। ये ऐसा नहीं दिख रहा कि हम कहें कि ये हमारी एकदम खत्म हो जाएगी। हमारा देश में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कोरोना के केसेस, मेरा ये मानना है कि बाद में भी रहेंगे, क्योंकि वायरस एकदम तो खत्म नहीं होगा। लेकिन हमें 2 कोशिशें करनी है। एक ये कि पीक केसेस जो हैं कम होने शुरू हों, वो है कि पीक आके हम आगे निकलें। ये कब आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात भी सही है कि देश के अलग अलग भागों में पीक अलग अलग टाइम पे आ सकता है, क्योंकि हर एक एरिया थोड़ा का बिहेवियर अलग है। हमारा देश भी बहुत बड़ा है। तो मेरा ये मानना है कि अब जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा और हम अब फेज़ 1 ऑफ अनलॉकिंग में पहुंच रहे हैं, तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब हम लोगों की बात कर रहे हैं तो आपको अपने आप को भी बचाना है और ये देखना है कि आप से किसी और को इन्फेक्शन ना हो और आप इन्फेक्शन लेके घर पे ना आए, जिससे आपके जो घर वाले हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों चाहे बच्चे हों, उनको भी इन्फेक्शन ना हो। मार्केट की बात करें तो मार्केट में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। अगर आप किसी दुकान पे जा रहे हैं तो ये देखें कि दुकान के अंदर रश नहीं है, एक एक करके ही जाएं। शॉप में भी आप पूरा मास्क लगा के रखें, लोगों से दूर रहें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना छुएं। अगर किसी को चीज़ को खरीदना है तभी लें और अपने साथ हैंड सैनिटाइजर रखें। अगर कहीं पर भी आप टच करते हैं तो अपने हाथ साफ रखें। अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। टेबल जो हैं वो आप साथ साथ ना हो, थोड़े दूर रहें और साथ में
मास्क लगा खाना खाने, जब तक आपका खाना खाना शुरू नहीं करते हैं मास्क लगा के रखें। हाथ अपने रेगुलरली धोएं। जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलें तो भी अपने हाथ रेगुलरली धोएं, क्योंकि कुछ चीज़ आप छू सकते हैं। और जब आप वहाँ रेस्टोरेंट में बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो अपने हाथों से चेहरे पे ना लगाएं, जिससे अगर हाथ में कोई इन्फेक्शन है तो वो आपके चेहरे पे ना जाए। अगर वायरस आपके हाथ पे भी है और अगर आप अपना चेहरा नहीं छुएंगे तो वह हाथ से वायरस जो है वो आपके सांस की नाली या गले में नहीं पहुंच सकता। एम्स के डायरेक्टर की ये महत्वपूर्ण बातें आप सुन रहे थे। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया को आशंका है कि दिल्ली, मुंबई के हॉटस्पॉट इलाकों में सामुदायिक संक्रमण की आशंका है, लेकिन मुंबई के मरीन ड्राइव से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आखिर किस तरह की तस्वीर वहां पर दिखी है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश सुतार। 5 जून को मिशन बिगिन अगेन के तहत महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई को और महाराष्ट्र के कुछ लोगों को रियायतें दी थी। इसमें से सबसे बड़ी रियायत जो थी वो खुली जगह पर एक्सरसाइज करना हो या लोगों को शाम को चलने के लिए, अपनी इवनिंग वॉक के लिए कुछ रियायतें दी गई थी। लेकिन इस वक्त हम हैं मरीन ड्राइव पर, और मरीन ड्राइव पर आमतौर पर संडे को, रविवार को जिस तरह से भीड़ देखी जाती है, लगभग उसी तरह की भीड़ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग मरीन ड्राइव पर जमा है और सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो ना के बराबर सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर हमें नजर आ रही है। 2 गज की दूरी, 6 मीटर का डिस्टेंस, 6 फीट का डिस्टेंस लोगों को एक दूसरे के बीच में रखना है, साथ ही साथ मास्क रखने हैं। ये सब हिदायतें दी गई थी। हालांकि मास्क का उपयोग तो हमें दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से भीड़ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है वो जाहिर सी बात है कुछ सवाल तो ज़रूर खड़े करेगी कि लोग यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर क्यों है। मरीन ड्राइव का ये स्ट्रेच शुरू होता है सीधा उस एक छोर से शुरू होकर गिरगांव चौपाटी तक जाता है, और जहाँ तक हमारी इस वक्त नज़र जा रही है, चाहे वो इस ओर जाने वाले छोर तक हो, दक्षिण के छोर तक हो या उत्तर के छोर पर, यानी एक तरफ से जहाँ पर कुलाबा की तरफ जाने वाला ये छोर है या दूसरी तरफ गिरगांव चौपाटी तक जाने वाला छोर है, जहाँ तक हमारी नज़र इस वक्त पहुँच पा रही है तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक, वहाँ पर लोगों की ही भीड़ हमें यहाँ पर नजर आ रही है। और जिस स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए इवनिंग वॉक पर लोग निकले हुए हैं, कहीं कोरोना संक्रमण के वो शिकार ना बन जाए, इसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन तब तक करें जब तक कोरोना जड़ से खत्म नहीं हो जाता। वैसे कल से देश के कई हिस्सों में धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, लेकिन हर राज्य ने अपनी अपनी गाइडलाइन जारी की है। वहीं महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल में फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मॉल बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के तमाम कवायद के बीच कल से अनलॉक 1 का पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में धर्मस्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन हर राज्य ने इस पर अलग अलग गाइडलाइन जारी की है। उत्तर प्रदेश में मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थल तो खोले जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी है। धर्मस्थल में 5 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं होंगे। प्रतिमा या धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श नहीं करना होगा। उज्जैन का महाकाल मंदिर कल से खुल रहा है। हरिद्वार में हर की पैड़ी को स्नान करने के लिए कल से खोला जा रहा है। अहमदाबाद में सोमवार से मंदिर खोल दिए जाएंगे। सोमनाथ मंदिर में स्थानीय लोग कल से दर्शन कर सकेंगे। बनासकांठा का अंबाजी मंदिर 12 जून से खोला जाएगा। यहाँ शिफ्ट में श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी देश में हर जगह न धार्मिक स्थल खुल रहे हैं और न ही मॉल, रेस्तरां। कुछ राज्यों ने अभी धीरे धीरे रियायत देने का फैसला किया है। मसलन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को खोलने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। वैष्णो देवी मंदिर में अभी यात्रा शुरू नहीं हो रही है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में धार्मिक स्थान खोलने को लेकर फैसला नहीं हुआ है। गोवा में तमाम धार्मिक स्थल अभी बंद रखे जाएंगे। यूपी में मॉल, रेस्तरां सब खुल रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में फिलहाल मॉल, रेस्तरां को बंद रखने का फैसला लिया गया है। दफ्तर 10% स्टाफ के साथ खुलेंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद के मॉल और धार्मिक स्थल भी बंद रखे जाएंगे। अहमदाबाद से गोपी घांगर, लखनऊ से कुमार अभिषेक, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। उधर बिहार में चुनावी गहमागहमी बढ़ गई है। आरजेडी ने नीतीश कुमार के खिलाफ पहले से मोर्चा खोल रखा था। अब बीजेपी ने भी वर्चुअल रैली करके बिगुल फूंक दिया है। दिल्ली से वर्चुअल रैली की गृह मंत्री अमित शाह ने। वहीं आरजेडी से आज थाली पीटकर सरकार के खिलाफ इस पार्टी ने किया है प्रदर्शन। देखिए।
राबड़ी देवी थाली पीट रही हैं। लालू के दोनों विधायक बेटे थाली बजा रहे हैं। कई पूर्व मंत्री और विधायक भी थाली पीटने में पीछे नहीं हैं। जो नेता कर रहे हैं वही कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर भी जमकर थाली बजाकर प्रदर्शन किया। आरजेडी अमित शाह की रैली का विरोध कर रही है तो उसके विरोध में पटना की सड़कों पर एक पोस्टर लगा है जिसमें जेल के अंदर से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, मोहम्मद शहाबुद्दीन और राज बल्लभ यादव थाली बजा रहे हैं और जनता बाहर ताली बजा रही है। आरजेडी का थाली बजाकर विरोध पूरे प्रदेश में हुआ। पार्टी थाली की आवाज से सरकार को जगा रही है। विरोध इसलिए कि जब गरीब, किसान और मजदूरों के बारे में सोचने का वक्त है तो एनडीए वर्चुअल रैली कर रही है। लेकिन जब वर्चुअल रैली में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो इस विरोध पर कुछ इस अंदाज में तंज किया। मैं जब आपके सामने ये वर्चुअल रैली के माध्यम से आपके सामने बात कर रहा हूं, कुछ लोगों ने अभी थाली बजाकर ये रैली का स्वागत किया है। मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर मोदी जी की अपील को उन्होंने माना और कोरोना के खिलाफ थाली बजाकर जंग के अंदर वो जुड़ गए। इस बीच एनडीए में सीटों को लेकर दबाव की सियासत भी शुरू हो गई है। एलजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है। चिराग पासवान ने कहा है, बिहार चुनाव में एनडीए का चेहरा या नेतृत्व कौन करेगा, ये फैसला गठबंधन में सबसे बड़े दल बीजेपी को करना है। कोरोना काल में बिहार की सियासत सुलगने लगी है। आरजेडी सियासी बढ़त बनाने और नीतीश को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। वहीं सत्ता पक्ष भी अब चुनावी मूड में है। इस बीच बिहार में कोरोना केस बढ़कर 5000 के करीब पहुंच गए हैं। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। उधर गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। 8 विधायक पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में बाकी विधायकों को बचाने की जद्दोजहद जारी है, जिसके लिए एक बार फिर से कांग्रेस ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। विधायकों को राजस्थान के रिजॉर्ट में छिपाया जा रहा है। पार्टी को बचाने की रिसोर्ट पॉलिटिक्स अब राजस्थान के सिरोही के विंड पॉइंट्स रिसोर्ट पर आकर ठहर गई है। गुजरात कांग्रेस के विधायकों का रिसोर्ट आने का सिलसिला जारी है। अब तक 19 विधायक यहाँ आ चुके हैं। वहीं बाकी विधायकों को लाने की तैयारियां चल रही हैं। जंग राज्यसभा चुनाव की है। पार्टी लगातार टूट रही है। ऐसे में रिसोर्ट पॉलिटिक्स ही कांग्रेस को आखिरी विकल्प नजर आ रहा है। जब राज्यसभा का चुनाव आया तब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमका के या अन्य क्रिमिनल एक्ट के वजह से और छोटी मोटी बातों को पैसे और कुछ भी वादा करके कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा लेने के लिए मजबूर किया है। पूरी सरकार और प्रशासन कांग्रेस के विधायकों को खरीदने में, उनको तोड़ने में और उनको डराने धमकाने में लगा है। ऐसे में सभी विधायक साथ मिलकर कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट को विजय बनाने का प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आबू रोड शिफ्ट किए गए गुजरात कांग्रेस के विधायकों को सोमवार या मंगलवार को जयपुर शिफ्ट किया जा सकता है। लॉकडाउन से पहले भी गुजरात कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली रोड स्थित 2 रिजॉर्ट में ठहराया गया था। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए घेराबंदी की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस के अब तक 8 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। फिलहाल गुजरात विधानसभा में विधायकों की संख्या 172 है, जिसमें 4 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए हर एक उम्मीदवार को 35 वोट चाहिए। कांग्रेस को 2 सीट जीतने के लिए 70 विधायक चाहिए, जबकि अब कांग्रेस के पास 65 विधायक ही बचे हैं। कांग्रेस को अगर एनसीपी का 1 और बीटीपी के 2 वोट मिलते हैं, तब भी 2 वोटों की कमी है। कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 3 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में बीजेपी के पास 103 सीट हैं और ऐसे हालत में तीनों सीट निकालना बहुत आसान नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के लिए खतरा अभी भी टला नहीं है। विधायकों को एकजुट रखने और क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए गुजरात कांग्रेस ने अपने विधायकों को बचाने का काम शुरू कर दिया है। पार्टी को बचाने के लिए रिसोर्ट पॉलिटिक्स एक परंपरा बनती जा रही है और कांग्रेस ने एक बार फिर पार्टी को बचाने के लिए ये रास्ता अपनाया है।
अहमदाबाद से गोपी घांगर, सिरोही से राहुल त्रिपाठी और जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस पार्टी की अपनी ही दिक्कत है। जैसे ही राज्यसभा चुनाव नजदीक आते हैं, अपने विधायकों को बचाने की कवायद शुरू करनी पड़ती है। गुजरात की यह तस्वीर आप देख रहे थे। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही।